मैं किरण यादव, वरिष्ठ अध्यापक, विषय सामाजिक विज्ञान, राजकीय प्रवेशिका, संस्कृत विद्यालय भिखावाला। आज हम कक्षा 10 की समकालीन भारत 2 का अध्ययन करेंगे। समकालीन भारत में भूगोल का अध्ययन किया जाता है और हम इस पुस्तक में भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। कि संसाधन क्या है? संसाधन वह वस्तु एवं पदार्थ है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, हम इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे। कि संसाधन क्या है? संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह एक संसाधन है। कि कोई भी वस्तु एवं पदार्थ जो हमारी प्रकृति में उपलब्ध है और वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोगी है और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध है, वो क्या एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। कि हमारे पर्यावरण में कोई भी वस्तु उपलब्ध है, उस वस्तु को रूपांतर प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं, इन तीनों के आपस में क्रियात्मक संबंधों में निहित है। और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने में किसका योगदान होता है? मानवीय क्रियाओं का। इस कारण मानव भी स्वयं एक संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित। अब हम अध्ययन करेंगे कि संसाधनों का वर्गीकरण। कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे है? संसाधनों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया। उसमें पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। संसाधनों के वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकारों से बांटा गया। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। फिर दूसरा वर्गीकरण है समापत्ति के आधार पर। उसमें एक नवीकरण योग्य और दूसरा अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। फिर संसाधनों का लास्ट वर्गीकरण है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर भी 4 भागों में बांटा है। पहला है संभावी, दूसरा है विकसित संसाधन, फिर तीसरा है भंडार और चौथा है संचित कोष संसाधन। संसाधनों के वर्गीकरण में पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में बांटा, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या होते हैं? जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है। इसमें जीवन व्याप्त होता है कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से हुई है और इसमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। तो जैव संसाधन हो गए कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जीवमंडल से हुई है और उनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य हो गया, जितने भी वनस्पति तथा पशु पक्षी है वो सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हों और अजैव संसाधन कहलाते हैं कि वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति या निजी वस्तु से हुई है। वो कौन से संसाधन है? अजैव संसाधन, जैसे चट्टानें और धातुएं, कि जितनी भी चट्टान है और धातु हैं वे सभी किसके उदाहरण हैं? अजैव संसाधन के। फिर समापत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। इनके आधार पर भी संसाधनों को दो वर्गों में बांटा है, एक है नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। कि वे संसाधन जिन्हें भौतिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन, ये सभी नवीकरण योग्य संसाधन के उदाहरण हैं। फिर है अनवीकरण योग्य संसाधन, कि वे संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं कि अनवीकरण संसाधनों का विकास एक बहुत लंबे समय के अंतराल में होता है और इन खनिजों का उदाहरण है, इन संसाधनों का उदाहरण है खनिज और जीवाश्म ईंधन। इन संसाधनों को, कौन से संसाधनों को? अनवीकरण योग्य संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन, कि वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं और इन संसाधनों के उदाहरण हैं खनिज और जीवाश्म ईंधन, जैसे तेल, कोयला आदि। फिर हम पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन हैं जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, वे व्यक्तिगत संसाधन। की एक व्यक्ति एवं निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद के मालिक या किसान का खेत, ये सब कैसे संसाधन है? व्यक्तिगत या निजी संसाधन होते हैं। तो इन संसाधनों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन। फिर स्वामित्व के आधार पर दूसरा संसाधन है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। कि ये जो समुदाय है वो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन होते हैं। जैसे गांव की सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सभी किसके अधिकार में रहते हैं? पूरे समुदाय के अधिकार में रहते हैं। इस कारण ये संसाधन कैसे हैं? सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। फिर है राष्ट्रीय संसाधन।
राष्ट्रीय संसाधन देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संस्थाओं को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है, जैसे सड़कें, नहरें, रेल लाइन, ये सभी व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तटीय रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन संसाधनों को नियंत्रित करती है। ऐसे संसाधनों के उपयोग के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति आवश्यक होती है। फिर है विकास के आधार पर संसाधनों के विकास के आधार पर। पहला है संभावी संसाधन, कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया, कि अभी प्रदेश में विद्यमान है वो संसाधन लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा। तो जैसे भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार उपलब्धता है परंतु उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा। दूसरा है फिर विकसित संसाधन, कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, खनिज, कि उनका सर्वेक्षण भी हो चुका, उनकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी। संभावित संसाधन तो वे संसाधन थे कि उपलब्ध तो है लेकिन उनका उपयोग नहीं हुआ। विकसित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका, उनकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। फिर है भंडार संसाधन, कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, वे संसाधन भंडार कहलाते हैं। जैसे जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। फिर है संचित कोष, ये संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यक पूर्ति के लिए किया जा सकता है। वे संसाधन कौन से हैं? संचित कोष के संसाधन। तो हमने संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा और वर्गीकरण 4 आधारों पर पढ़ा है। एक उत्पत्ति के आधार पर जो 2 प्रकार के हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। दूसरा पढ़ा समापत्ति के आधार पर जो नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। फिर तीसरा स्वामित्व के आधार पर जो 4 प्रकार से पढ़ा। पहला व्यक्तिगत स्वामित्व के संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा विकास के स्तर के आधार पर ये भी 4 प्रकार के हैं, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष के संसाधन।